क्या यार। आप सभी का सीटेट क्रैकर के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग देखेंगे आज NCERT पॉलिटी में जो हम लोग कर रहे थे 6 क्लास का। तो आज हमारा हेडिंग है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की सरकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक लोकतंत्रात्मक सरकार, ठीक है, लोकतंत्र, और दूसरा मैंने आपको बताया था राजतंत्र, ठीक। तो ये आप लोगों ने जाना था पिछले चैप्टर में कि 2 प्रकार के सरकार होते हैं। सरकार तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 प्रकार के सरकारों के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र और राजतंत्र। लेकिन इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जनता ही सरकार को चुनती है, ठीक है, और इसमें लोगों की भागीदारी होती है। समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है, समानता एवं न्याय के विचार शामिल होते हैं। लोग अपनी समानता के लिए देखे थे, आप लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में कि लोगों ने मतलब कि विरोध करके, आंदोलन करके अपनी समानता के लिए अधिकार लिया, ठीक है। तो इन सभी सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के कामों के बारे में इस चैप्टर में आपको अध्ययन करना है। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनको सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत, अश्वेत और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। मतलब ये जो हाईलाइट मैंने किया है, तो मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है यहाँ से कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजाति के लोग रहते हैं। जैसे श्वेत हो गए, जैसे गोरे लोगों को क्या कहा जाता है, श्वेत कहा जाता है। अश्वेत हो गए यानी कि काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय, ठीक है। मतलब यहाँ से आप समझिएगा कि जिस प्रकार से इंग्लैंड के लोग हमारे देश में आए थे व्यापार करने, ठीक है, ब्रिटिश लोग आए थे ना हमारे देश में व्यापार करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग समझिए कि कुछ यूरोपियन कंट्री के लोग वहां पे गए और दक्षिण अफ्रीका में बस गए जाकर के। तो वही लोग हो गए क्या, गोरे हो गए, श्वेत कहलाए, ठीक है। लेकिन वहां के जो मूल निवासी हैं, देखते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी कैसा होता है, श्वेत होता है या काला होता है। तो जो वहां के मूल निवासी हैं उनको कहा जाता है अश्वेत, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कुछ भारतीय भी वहां गए। तो इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश बना जहां कई प्रजाति के लोग रहते हैं, गोरे, अश्वेत और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय और अन्य, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब देखिएगा श्वेत और अश्वेत में मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहां से श्वेत और अश्वेत, ठीक है, जो प्रजाति थी वहां की, श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। मैंने आपको पहले से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। तो श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। यानी कि कह सकते हैं कि जो श्वेत और अश्वेत होते थे दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। यहां से आप समझ सकते हैं, उनके लिए अलग अस्पताल होते थे। जो अस्पताल होते थे उनमें जो श्वेत लोग हैं उनके लिए सुविधाएं ज्यादा होती थी, अश्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल होते थे उसमें सुविधाएं कम होती थी। या जो गाड़ियां हैं, अस्पताल के लिए जो गाड़ी है तो वो भी, उसमें भी सुविधाएं अलग होती थी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि रेल और बस अलग होती थी। यहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी क्या होते थे, अलग होते थे, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से आपको बताना चाह रहा हूं मैं, तो वो है कि अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। जो अश्वेत लोग थे यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे उनको वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को
खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलता था। मतलब इस प्रकार से भेदभाव किया जाता था श्वेत और अश्वेत लोगों में, ठीक है। तो यही मतलब कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत जो है, दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण भारत नहीं सॉरी दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से क्या था, शासित था, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा कि श्वेत और अश्वेत में भेदभाव होता था, तो दक्षिण अफ्रीका जो है पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब क्या होता है, त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। मैंने यहाँ पे आपको भेदभाव दिखाया कि किस प्रकार से लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजातियां थी इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं होती थी, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध या अन्य प्रकार का सामाजिक संबंध एक दूसरे प्रजाति से बनाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और ना तो वो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। इस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। अब देखिए यहां से एक कहानी है और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे आपके लिए जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिएगा, दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था, ठीक है। यहां से ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा था वहां एक शहर था और शहर का नाम क्या था, सोवेटो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में जो शहर था उसका नाम क्या था, सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, ठीक है। और हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम है हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में यानी कि सोवेटो नामक शहर में रहता था और वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। देखिए ये पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो वहां के श्वेत लोग होते थे कौन सी भाषा बोलते थे, तो भाषा का नाम था अफ्रीकांस। याद रखेंगे आप लोग, भाषा का नाम अफ्रीकांस। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए क्या किया जा रहा था, जोर डाला जा रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये अफ्रीकांस आप लोग याद रखेंगे कि अफ्रीकांस क्या होता है। और देखिए और दूसरा पॉइंट क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में जो वहां की जो भाषा है वो क्या है, जुलू, ठीक है। तो जो लड़के थे वो अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहे थे, वो जुलू सीखना चाह रहे थे, ठीक है। अफ्रीकांस श्वेत लोगों की भाषा थी लेकिन वहां के जो मूल निवासियों की भाषा थी उसका नाम क्या है, जुलू। तो ये पॉइंट आपके लिए, लेकिन उन्होंने विरोध किया और अंततः 16 जून 1976 को उसको गोली मार दी गई, ठीक है। तो ये हेक्टर पीटरसन की कहानी थी। एक विद्यार्थी था, एक लड़का था आप कह सकते हैं, और उनके दोस्तों की कहानी थी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने, देखिएगा, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है। यानी कि नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, ठीक है। उनको दूसरा गांधी भी बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। और 1944 में उन्हें सफलता मिली रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों को वहां बराबर माना जाने लगा। किस प्रकार से आपने देखा कि श्वेत और अश्वेत या सांवले लोगों में भेदभाव होता था, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद नीति के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अंततः 1994 में उनको सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक है। अब देखिए लोकतांत्रिक देश के बारे में हम लोग यहां से पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक देश होता क्या है। देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसका क्या की ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी कि उसका जो क्या मुख्य तत्व है। आपका चैप्टर का हेडिंग भी है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। चुनाव में वोट देकर के अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि जो है लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखें। मतलब यहां से आप समझते पहले से भी जानते होंगे और समझने की कोशिश करिएगा कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को अपना मत देकर के चुनती है और ये जो प्रतिनिधि होते हैं तो जनता के जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो सरकार में भागीदारी हो गया एक तरह से कि आप वोट देकर के अपनी भागीदारी जाहिर कर रहे हैं लोकतंत्र में, या दूसरा हम कह सकते हैं कि आप अन्य तरीकों से भी भागीदारी दे सकते हैं, ठीक है। भागीदारी के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। अब ये जो लोकतांत्रिक सरकार है तो ये 5 साल के लिए चुना जाता है,
ठीक है, और 5 साल के लिए चुना जाता है, तो सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव होता है जब लोग उसे बार बार चुने। ठीक है, जब बार बार आप उसको 5 साल के बाद वोट दीजिएगा तभी तो वो सरकार चुन करके आएगी ना। तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर आपकी सरकार जो है 5 सालों तक अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगली बार दूसरी सरकार को चुन लेंगे। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसी को चुनेंगे। तो ये जो है मतलब लोकतंत्र में सरकार जो होती है उसका ताकत किसके पास होता है, तो जनता के पास होता है। ठीक है, तो जनता अपनी ताकत से सरकार को हिला भी सकती है, उसको रख भी सकती है। यानी कि सरकार को हमेशा डर होता है कि अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो मेरा सरकार गिर जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा काम करेगा तो अगले बार भी सरकार बन सकता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए भागीदारी जो है, पहला भागीदारी आपने लोकतंत्र में वोट देकर के अपना भागीदारी दिया। अब दूसरा तरह से भागीदारी हम लोग कैसे दे सकते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं और वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा तरीका हो सकता है, तो देखिए लोग क्या कर सकते हैं कि सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि आलोचना क्यों करेंगे हम लोग, तो आलोचना अगर आपकी सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है या आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, जैसे कि आपने हाल फिलहाल में ही देखा था कि आंदोलन हुआ था ना दिल्ली में, ये जो एनआरसी एनपीए इत्यादि जो आपका बिल पास हुआ था, तो कुछ लोग आंदोलन किए थे। ठीक है, तो ये जो है आंदोलन करने का तरीका, या आप अन्य कई चीजों के लिए भी, जैसे कि आपको जैसे आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी हैं या ओबीसी में आते हैं, आपका सीट किसी और को दे दिया जाता है, तो कुछ लड़के प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, मतलब यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यदि आप सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो आप अपनी भागीदारी सरकार की आलोचना करके भी भागीदारी निभा सकते हैं। उसमें कौन कौन सा आ जाता है प्रक्रिया, तो धरना आ जाता है। धरने के द्वारा आप सरकार को कह सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, या हड़ताल करके रख सकते हैं, या जुलूस निकालते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये जो है सरकार के प्रति आलोचना के लिए है। और दूसरा एक पहला क्या था, तो पहला था आप मत देकर के सरकार अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुनते हैं। आगे समझिएगा, देखिएगा आगे यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये जो मीडिया होते हैं जैसे अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, ये क्या करते हैं कि जनता से जुड़ी जो मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने, सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता की मांगों को पूरा किया जाए, तो सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनको, मीडिया को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग जनता से जुड़ी मुद्दों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा विवादों का समाधान। ठीक है, विवाद किस प्रकार से होता है, तो विवाद देखिए किस प्रकार से होता है। आपने देखा पिछले चैप्टर्स में देखा कि वहां पे भेदभाव हो गया। ठीक है, जाति प्रथा, मतलब कि अछूत लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, समानता नहीं है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक समूह यह मान लेता है कोई चीज, जैसे सरकार का मतलब कि कोई एजेंडा है तो उसको एक समूह मान लिया, दूसरा समूह उसको नहीं माना, तो यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो विवाद का समाधान किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा विवादों का समाधान के लिए कई बार हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। विवादों के समाधान या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा पहला तरीका कि विवाद समस्या का समाधान के लिए बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आप अन्य तरीके भी हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे कि कोई जुलूस निकालना है, ठीक है, कोई धार्मिक जुलूस है या कोई अन्य जुलूस है, तो वहां पे
अगर सरकार को लगता है कि वहां पे धर्म के आधार पे या किसी अन्य आधार पे क्या विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो सरकार क्या करती है, पहले से ही दोनों पक्ष के लोगों को बुला लेती है, ठीक है। और वहां पे जैसे आप लोग देखते होंगे, पेपर में भी पढ़ते होंगे कि शांति समिति की बैठक हुई, तो ये सरकार का काम है कि पहले से ही दोनों पक्ष के लोगों को बुलाए और दोनों के बीच में आपस में बैठ करके बीच का रास्ता निकाला जाए, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। मतलब वही बात, ठीक है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि भेदभाव किया गया था, तभी तो महिलाएं जो होती थी पहले वो क्या होती थी, अपना समानता के लिए आंदोलन की थी, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की थी। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे, ठीक है। अब ये जो विवाद होते हैं, जैसे कि मान लिया कि देखते होंगे आप लोग कि कोई जो सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए है, ठीक है, तो सरकार वहां पे जमीन की खुदाई करने के लिए गया तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया। तो इससे क्या होता है कि अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना भी फैल जाती है विवादों से, ठीक है। तो आप लोग विवाद के बारे में समझ गए होंगे। आगे ये बॉक्स दिया गया है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं जो सबको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पे होता है। तो ये जो संविधान में जो कानून है उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, नदियां भी जो है कई बार विवाद का कारण बन जाती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इस चैप्टर से, नदियों के बारे में। तो देखिएगा, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। जैसे एक कर्नाटक की यहाँ पे बात की गई है और दूसरा तमिलनाडु की बात की गई है। तो देखिए कावेरी नदी, ठीक है, तो कावेरी नदी पे दो बांध बने हुए हैं। एक है कर्नाटक के कृष्णाराज सागर बांध, यहाँ पे आपको बताया गया है, और दूसरा क्या है, तमिलनाडु के मेटूर बांध। अब ये जो बांध है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये कुछ इस तरीके से आ रही है नदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बांध है ये है कृष्णा राज सागर बांध, यानी कि ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है, कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध। और यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटूर बांध। अब देखिए ये जो विवाद है ये क्यों उत्पन्न होता है। तो नदी आ रही है, यहाँ पे कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है कर्नाटक में। तो कर्नाटक क्या करता है कि ये जो बांध है तो इससे कम पानी छोड़ता है, जिससे कि तमिलनाडु वाले लोगों को कम पानी मिलता है। इसलिए दो राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर के विवाद है, आप लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। तो नदियां जो है, जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के कावेरी नदी के पानी को लेकर के चल रहे विवाद के बारे में आपने सुना होगा। और कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध से उभरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। लेकिन तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये जो विवाद है, तो मान लें कि हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लें कि रेशियो बना हुआ होगा 60-40 का, तो हो सकता है कि एक कर्नाटक 60% से ज्यादा पानी उपयोग कर लेता होगा और तमिलनाडु को कम पानी देता होगा। तो ये जो नदी का विवाद है दोनों राज्यों के बीच में है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दोनों राज्यों के बीच में इस नदी का उपयोग किया जाता है। तो नदियां भी जो है कई बार विवाद का कारण बन जाती है। आगे देखते हैं, ये जो देखिए आपके सामने जो दृश्य है, तो इसमें कहा गया कि पिछले 30 सालों से दो राज्यों के विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है, ठीक है। आगे है, मैंने आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार से दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। और कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचली छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है। यानी कि अब ये जो हाईलाइटेड किया हुआ बॉक्स है, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब किस प्रकार से नदी जो है दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि समानता एवं न्याय, ठीक है, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट में कि निम्न में से कौन सा एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, तो वहां पे ऑप्शन था समानता एवं न्याय। तो आप लोग याद रखेंगे इसको कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। ये जो वर्ड्स हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इन सारे वर्ड्स को, दोनों वर्ड्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कहा भी गया है कि न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग आगे। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से छुआछूत को समाप्त किया, उसके लिए कानून बनाने में, संविधान में मदद की। ठीक है, तो ये जो है न्याय एवं समानता, ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य कर्तव्यों में से एक आते हैं, यानी कि उसके प्रति सरकार को क्या होना पड़ेगा, वचनबद्ध होना होगा। एक समान भाव से, एक प्रकार से सभी लोगों को समानता से देखना होगा, सभी लोगों को न्याय देना होगा, अन्याय से छुटकारा दिलाना होगा। तो ये लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य कार्य में आता है। ठीक है, मुख्य विचारों में से एक है। तो आपने इस चैप्टर्स में देखा कि किस प्रकार से दक्षिण भारत में लोकतंत्र सरकार आई। ठीक है, लोकतंत्र का विकास हुआ दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, अपने लोकतांत्रिक सरकार में किस प्रकार से अपनी भागीदारी दर्ज कर सकते हैं उसके बारे में देखा। फिर आप देखें विवादों का समाधान किस प्रकार से होता है, विवाद किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आपने देखा इस चैप्टर में कि नदियां जो है किस प्रकार से दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है। ठीक है, और आपने समानता एवं न्याय के बारे में देखा कि ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। तो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।